बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है और पाकिस्तानी दौरा साउथ अफ्रीका के लिए रेडी है। 26 को पाकिस्तानी टीम डिपार्चर करेगी। इस हवाले से जो टीम सिलेक्शन हुई, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो सेकंड सिलेक्शन की अपनी, इस पर कंटिन्यूसली एक ऐसी कंट्रोवर्सी चलती चली जा रही है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से हमने डिस्कशन के लिए अपने साथ मधु किया है, बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर भी हैं या हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी इरफान, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अच्छा, आज काफ़ी लंबी डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूँ, आपके आज होने का फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये टीम सिलेक्शन के हवाले से। जैसे हमने देखा कि मोहम्मद वसीम की जो पहली टीम सिलेक्शन थी, साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान दौरा किया, उसके ऊपर सब ने उनको काफ़ी एडमायर किया और चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ नज़र आईं। बट जैसे ही उन्होंने सेकंड सिलेक्शन की, उसके ऊपर एक ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जो मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ कि लास्ट कोई 4-5 ईयर या 6 ईयर के स्पैन के अंदर, रिसेंट पास्ट के अंदर ऐसी कंट्रोवर्सी देखी नहीं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी हवाले से हमने देखा कि कल बाबर आजम को भी आना पड़ा और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बाबर आजम ने 2-3 चीज़ों का बोला। पहली चीज़ उन्होंने याया भाई बोली कि जो सिलेक्शन के अंदर जो मीटिंग हमारी हुई चीफ सेलेक्टर की और मेरी और कोच की, ये जो बातें हैं ये रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इस पर आता है कि क्या वो कौन 3-4 लोगों में से ऐसा बंदा था जो सारी रिपोर्ट बाहर दे रहा है। इस पे पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि ये कैसी एक अजीब स्टेटमेंट सामने सुनने को मिली कल। इरफान, मेरे लिए बिल्कुल भी कोई हैरानकुन बात थी नहीं कि बंद दरवाजों की जो बातें हैं वो बाहर जबान से आम है, क्योंकि एक लंबा अर्सा हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट और खेलों की कवरेज के हवाले से। और बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ रही है कि जब भी सिलेक्शन हो और सिलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बंद दरवाजों में नहीं रहती। जहाँ तक बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो ये एक मैं इसको खुशाइन बात कहूँगा कि वो जो कहते हैं ना कि मीडिया अपनी तरफ से खबरें गढ़ देता है, मीडिया अपनी तरफ से खबरें बना देता है, तो बाबर आजम ने किसी चीज़ को डिनाई नहीं किया। बाबर आजम ने कहीं ये नहीं कहा कि जनाब ये आप अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सिलेक्शन का उसूल है कि आपके और चीफ सिलेक्टर के दरमियान जो है वो डिफरेंस ओपिनियन के हवाले से हो सकता है। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया। इसका सीधा और वाज़ेह मतलब यह है कि कुछ है जो कि यहाँ पर मीडिया में सामने आया और बाबर आजम के हवाले से, मिसबाह उल हक के हवाले से जो गुफ्तगू की गई कि जनाब दे आर नॉट हैप्पी विद द टीम सिलेक्शन साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, तो वो ऑब्वियस चीज़ हमको नजर आई। अच्छा जहाँ तक जय भाई, मैं इसमें मजीद ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मिसबाह उल हक की हम बात कर रहे हैं, मिसबाह उल हक से ग्रेजुअली सारे डेजिग्नेशन लेते गए। चीफ सेलेक्टर का पहले ओहदा लिया गया, फिर बैटिंग कोच का लिया गया, अब वो सिर्फ हेड कोच हैं। हेड कोच के ऊपर भी जैसे न्यूजीलैंड के दौरे के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग उनके ऊपर हुई, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और जो क्रिकेट कमेटी थी प्रॉब्ली उनका मानना तो ये भी था कि अगर ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो डोमेस्टिक सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका से अगर हार जाता तो शायद वो कोच भी ना रहते। और उनसे प्लस उनसे टीम सिलेक्शन का भी पार्ट ले लिया गया कि जो प्लेइंग 11 होगी वो कैप्टन सेलेक्ट करेगा, जो कि बड़ी वेयर स्टेटमेंट आई। पहले कभी हमने पास में ऐसी स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से नहीं सुनी कि कैप्टन सेलेक्ट करेगा। ऑब्वियसली दोनों का पार्ट होता है और कभी अनाउंस नहीं किया गया। तो ग्रेजुअली उनसे सारे ये ओहदे लिए गए और उनसे जो राइट्स थी, उनकी अथॉरिटी थी, वो भी कम हुई। अच्छा, इसी इसना के अंदर बाबर आजम को ये कहा जाता था कि बड़ा अंडरमाइन कैप्टन है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कोच का बहुत ज़्यादा है। अब देखने में क्या आया कि ये जो स्टेटमेंट बाबर आजम की तरफ से सबकी तरफ से आई, क्योंकि मेरा ज़राए के मुताबिक ये था कि कोच को ज़्यादा इख्तलाफ था, क्योंकि वो चाह रहे थे खुशदिल शाह भी खेले, हुसैन तलत भी खेले, इफ्तिखार भी ना जाएं। तो ये सारे प्लेयर्स को जब लिया गया और वो T20 के अंदर चाह रहे थे कि फ़खर ज़मान आए, शर्जील ना आए, तो ये तो सारे के सारे जो रिजर्वेशन थे ये कोच के थे। लेकिन कोच बिल्कुल सामने भी नहीं आए और बाबर आजम की तरफ से ये चीज़ सामने आई कि ये मुझे मेरी मर्जी की टीम सेलेक्ट नहीं की गई और उनको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान आप, और ये जो भी आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मिसबाह उल हक की, तो मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद गली में लेकर आ गया है। वो नोवेयर थे, उनको पहले हेड कोच बनाया गया, पहले उनको उस कमेटी में रखा गया जो असेसमेंट कर रही थी माजी के कोच की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उनको आपने होल एंड सोल पाकिस्तान क्रिकेट का इंचार्ज बना दिया।
और फिर वही बात कि जब जो आदमी कोई काम नहीं कर सकता आप उसको उसकी इस्तात से ज़्यादा चीज़ें नवाज देते हैं। तो जो मिसबाह उल हक के साथ हुआ वो सारे आपकी चीज़ें सामने थी। अब आप अगर बात करते हैं कि जी इस वक्त ड्राइविंग सीट पर आप बाबर आजम को लाकर मिसबाह उल हक की ज़बान बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इस एतबार से करूँगा कि ये टीम तो ना मिसबाह उल हक की लग रही है, ना ये टीम बाबर आजम की लग रही है। ये टीम तो बिल्कुल, मैं माज़रत के साथ आपसे कहना चाहूँगा, तो ये मुझे मोहम्मद वसीम की भी टीम नहीं लग रही। अच्छा, हाँ, अब वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं और वो चीफ सेलेक्टर बनने के बाद अब दिफा तो करेंगे और आपको दिफा करते हुए दिखाई दे रहा है, तो तो ये टीम आपकी किसकी आपकी है? नज़र में किसकी तरफ से ये टीम सेलेक्ट की गई? अगर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की तरफ से भी ये टीम नहीं सेलेक्ट की गई तो? ये एक सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये किसकी टीम है फिर? अगर ये मोहम्मद वसीम की टीम नहीं है, अगर ये मिसबाह की टीम नहीं है, अगर ये बाबर आजम की टीम नहीं है, तो फिर ये किसकी टीम है? वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जिस तरह टीम की सिलेक्शन हुई है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब चीफ सिलेक्टर का किरदार अदा कर रहे थे मिसबाह उल हक, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि जी इस फिटनेस के ऊपर तो शर्जील की टीम में वापसी हो नहीं सकती। हम्म। अब देखिए कि ये सवाबदीदी इख्तियार तो मिसबाह उल हक के पास है कि वो 11 क्या खिलाते हैं। हम्म। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है कि जनाब 11 खिलाने का जो फाइनल डिसीजन है वो बाबर आजम के पास है। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम क्या मिसबाह उल हक के कैंप में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई शॉट खेलने के लिए दूसरे की गलती का इंतजार करता है। और यहाँ पर अगर आप मिसबाह उल हक की बात करें, बाबर आजम की बात करें, तो वो डेफिनेटली नताइज के मुंतजर होंगे कि नताइज आने के बाद इस वक्त जो मोहम्मद वसीम अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा हो गया कि नीचे तो आग लगी हुई है और अगर वो नीचे गिरे तो बिल्कुल जलकर भस्म हो जाएंगे। ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि जितनी उनके ऊपर तनकीद हुई है, आप अभी जिस तरह आपने प्रोग्राम की शुरुआत के इंट्रो में बात कर रहे थे कि ऐसा तो आपने कभी देखा ही नहीं, इतनी ज्यादा तनकीद। तो ये जो हर कॉर्नर से तनकीद हो रही है मोहम्मद वसीम के ऊपर, वो गैर जायज तनकीद नहीं है, वो जायज तनकीद है, वो आपको नजर आ रही है। एक चीज के ऊपर आप किसी खिलाड़ी को टीम में मुंतखब नहीं कर रहे और दूसरी चीज के ऊपर उसी खिलाड़ी को आप टीम में उन्हीं अवामिल के ऊपर टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं शर्जील खान की, कि शर्जील खान को आप कह रहे हैं कि जी उनकी फिटनेस नहीं है, तो अगर उनकी फिटनेस नहीं है तो जो टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान वनडे कप के खुर्रम मंजूर, उनको आप कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस नहीं है, तो भाई फिर आप हर किसी के लिए एक क्राइटेरिया रखें ना। जी। वो क्राइटेरिया नजर नहीं आता। शदाब के बारे में आप कह रहे हैं कि जी शदाब को तो हमने ड्रॉप थोड़ी किया था, वो तो फिटनेस की वजह से टीम से बाहर हुए थे, जी। तो वो तो टीम के नायब कैप्टन है, वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। अच्छा, मैं ये भाई इमाद प्लेयर्स की तरफ अभी आपसे लंबी बात करना चाहूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो आपका क्या मानना है, अगर मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन भी नहीं है, बाबर की भी सिलेक्शन नहीं है, कोच की भी सिलेक्शन नहीं है, तो ये सिलेक्शन आखिर है किसकी है? आपका क्या ख्याल है कि क्या ये जो हेल्म ऑफ अफेयर में टॉप पे लोग बैठे हैं उनकी जानिब से सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सिर्फ डमी का रोल प्ले किया जा रहा है? देखिए इरफान, बात दरअसल ये है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो अगर मौजूदा हालात हाजरा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, तो वसीम खान हमें बहुत ज़्यादा बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। और एहसान अली साहब जो हैं, जिनके बारे में कहीं कहीं ये बात होती है कि जी वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि नहीं जी वो तो कहीं नहीं जा रहे और वो मौजूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि फैसले कौन कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और कल लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कराची में मौजूद थे जी। और उनका बहुत ज्यादा नाम आ रहा है कि जी वो सिलेक्शन के अंदर मुदाखलत करते हैं, लेकिन उन्होंने तो कैमरे पे आकर इस चीज को जो है वो डिनाई किया कि जी मेरा तो सिलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि वसीम अकरम ने क्रिकेट कमेटी के हवाले से अपने लबों को जुम्बिश दी, हालांकि वो क्रिकेट कमेटी में मौजूद हैं। ऐसे तो ही। बात दरअसल कि जिस अंदाज में ये क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, जिस तरह सिलेक्शन है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी हैरानकुन नहीं है। वो आपने सुना होगा ना कि चलेंगे तो चांद तक चले जाएंगे वरना शाम तक। तो जिस तरह की टीम सिलेक्शन हो रही है, तो आपको कोई ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ये वसीम अकरम का मीडिया पे आके इस बात को करना, ये आपको नहीं लगता कि कुछ दाल में काला है? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर क्योंकि हम सब इस मीडिया की कवरेज भी करते हैं, इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखते भी हैं, हमने बहुत सुना कि वसीम अकरम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन के अंदर भी होता है, क्रिकेट कमेटी का भी वो पार्ट है। उनके जो अल्फाज का चुनाव था, अगर मैंने पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो काफ़ी हार्श थी। उन्होंने इवन कि जो मीडिया के साफी लोगों ने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा बड़े अजीब, क्या क्या सवाल कर रहे हैं, आपको अकल नहीं है, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मतलब मुझे उनके जो लहजे के अंदर जो एक तलखी थी वो शो कर रही थी कि शायद ये चीज़ शायद एक्सपोज हो चुकी है। क्या ख्याल है आपका? जी इरफान, वसीम अकरम गुस्से में बहुत कम आते हैं और खासतौर पर मीडिया पर आकर वो अपने गुस्से का इजहार करते नहीं है। लेकिन जो आप गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं, वो खासतौर पर इसलिए नहीं आए थे मीडिया के सामने कि वो अपनी जो मामलात हैं उनको क्लियर करें मीडिया में आकर।
वो तो एक नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मौजूद थे, जहां पर वो स्पोर्ट्स के मामला को देख रहे हैं। तो वहां पर जब मीडिया के साथ उनका आमना सामना हुआ तो मीडिया ने तो वही सवाल कर रहे थे जो कि इस वक्त सत्ता पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वसीम अकरम के हवाले से गुस्से का इजहार किया। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर ये कही कि जनाब जो टीम में नहीं होता उसको लेकर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन कम अज कम इस टीम में तो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है इरफान, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जिनको टीम में होना चाहिए था, जिनको टीम से बाहर रखने के लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी, जो सही बात। बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। जी ऐसा ही है। अच्छा, उसमें मज़ीद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, अब कुछ प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो माद वसीम के साथ हुई कि जिसने लास्ट टाइम अपनी पीएसएल की टीम को चैंपियन भी बनाया, कराची किंग्स को। उनकी अगर हम इकॉनमी को भी देखें तो T20 के अंदर पाकिस्तानी सबसे कम इकॉनमी रेट वाले, और पर्टिकुलरली न्यू बॉल के साथ जिस तरह वो बॉल करते हैं, सबसे अच्छा उनका इकॉनमी है। उनको टीम में सेलेक्ट ना करना, और जिस तरह क्रच मोमेंट के ऊपर वो अपना प्रेशर को भी गेज करके रखते हैं, वो प्रेशर आने नहीं देते टीम के ऊपर। और इसी तरह उनके पैरेलल, जैसे आप शादाब की बात कर रहे थे कि शादाब की पीएसएल में परफॉर्मेंस बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, और इवन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके सीरीज़ खेले, कोई विकेट नहीं ले सके उसमें भी। तो ये सिलेक्शन के अंदर हम प्लेयर टू प्लेयर बड़े प्लेयरों से स्टार्ट करते हैं, ये कैसे देखते हैं, कितना अनजस्टिफाइड है माद को ना डालना? टोटली अनजस्टिफाइड इरफान, और कोई वाज़ेह ठोस वजह वसीम के पास दिखाई नहीं दे रही। और अगर मैं ये कहूं कि अपनी सिलेक्शन के दिफा में मुकम्मल तौर पर मोहम्मद वसीम शायद नाकाम रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिलखुसूस इमाद वसीम के केस में वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अब ये उनका अपना ज़ाती फैसला था, क्या ये किसी और के कहने पर उन्होंने फैसला किया, जो भी है, लेकिन वो उसका दिफा नहीं कर सके। आप अगर ये कहते हैं कि जनाब हम मोहम्मद वसीम को आराम दे रहे हैं, हम वर्ल्ड कप 2021 की जो टीम है उसको तश्कील नौ के मरहले से गुजार रहे हैं, ये एक बेहतरीन मौका है हमारे पास, तो आप अपने आप को, अपने दामन को तनकीद से बचा सकते थे। लेकिन आपका ये कहना कि जनाब उनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन में कोई जगह नहीं बनती अगर वो इस तरह की बेसलेस बातें कर रहे हैं। एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता 3 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में, अगर मैं ये कहूँ, लाजिम मलजूम रहा है टीम बनाते हुए, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर उनकी फिटनेस को लेकर बात कर रहे हैं, तो जनाब फिटनेस तो इस टीम में ना शर्जील की बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, ना शादाब खान की फिटनेस बड़ी शानदार है, ना इस टीम में जॉन्टी रोड जैसे, डेल स्टेन जैसे, या फिटनेस के मामले में मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि आप अगर ये तय करके आए हैं कि आपने खिलाड़ियों को एक एक करके बाहर करना है, तो इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपकी कारकर्दगी का इन्हिसार है। अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और बात दरअसल ये बात तो हम नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी ये डमी कमेटी। और आज आपको मैं एक और बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि हम ये समझ रहे थे कि आधे दर्जन से ज्यादा की सिलेक्शन कमेटी है ये, जिसमें 6 डोमेस्टिक टीमों के कोच मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो नॉर्दर्न के कोच हैं मोहम्मद मसरूर, वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो, नॉर्दर्न के कोच वसीम थे, वो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, उनके जाने के बाद जो है वो मसरूर को ये जिम्मेदारी दी गई। मसरूर जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है, और जो बाकी सिलेक्टर्स हैं भी, तो वो बात दरअसल ये है कि फैसल इकबाल हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, बासित अली हो गए, अब्दुल रहमान हो गए, शाहिद अनवर हो गए, ये वो कोचेज हैं इंतहाई माजरत के साथ कि ये अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप इनसे ना भी पूछें तो कोई मसला नहीं है, बस काम चल रहा है। जी, याया सैनी से गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। याया सैनी से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। बात बड़ी आजकल मीडिया में आना शुरू हो गई है इसी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, जो सिलेक्शन हुई टीम की, कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो जान के पेड कंपेन कर रहे हैं मोहम्मद वसीम के अगेंस्ट। ये एक बात कल परसों से काफ़ी ज़्यादा इन है कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। इस हवाले से क्या आपका टेक है? अच्छा, मैं अगर 2 दिन पहले मुझे शायद ये बात पता चली थी, मुझे नहीं पता कि ये वसीम के हवाले से आप बात कर रहे हैं। चलें, फॉर एग्जांपल आप मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं यहाँ पर, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। चलें, 2 प्लेयर आप बता दें जो यहाँ पर पेड कैंपेन चला रहे हैं, 2 प्लेयर आप बता दें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में क्या इसमें कुछ सदाकत लगती है ऐसी चीज़, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक सेकंड ये बात ये सुनने को आई है कि कुछ प्लेयर्स और कुछ उनके एजेंट्स हैं वो जो इस चीज़ को लेके जा रहे हैं,
तो मैं इसीलिए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको क्या लगता है इसमें ऐसी कोई सदाकत है कि जिसको सेलेक्ट ना किया हो गया और उसने ऐसी चीज़ आई हो? देखिए इरफान, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पर जो भी बात होती है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी होती है, बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो अब किसी ने अपना दिफा तो करना है ना। तो बात दरअसल अगर वसीम के ऊपर तनकीद हो रही है और अगर वसीम को जो है बहुत ज्यादा उनकी सिलेक्शन के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उनके भी कुछ चाहने वाले होंगे। और अब ये तरह की बात तो बहुत आसान है कहना कि जनाब ये पेड कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह की बात करना बहुत आसान है कि जी ये खिलाड़ी जो है वो लोगों को कह रहा है कि मेरे लिए बात कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद हफीज के बारे में भी अगर आपको याद हो कि यही बात हुई, मोहम्मद हफीज जो है वो T10 लीग खेलने के लिए चलता, शायद वो आपके शो में भी आए थे और उन्होंने कहा कि जी वो मोहम्मद वसीम को मुल्क से ज्यादा जो है पैसे की अहमियत का जो है वो है। तो मोहम्मद हफीज ने तो उन लोगों के मुंह पे चमाटे मारे हैं। मोहम्मद हफीज ने ये डिसीजन किया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्यूरिंग पाकिस्तान सुपर लीग उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की C कैटेगरी ऑफर की थी, तो उन्होंने कहा जी कि थैंक यू वेरी मच, आप ये अपने पास रखिए, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मोहम्मद हफीज पैसे के पुजारी होते और अगर मोहम्मद हफीज को पैसे की इतनी ही जरूरत होती तो शायद मेरा ख्याल है कि वो भागते चोर की लंगोटी वो फौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का C कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते। लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को न लेकर ये बात को साबित कर दिया कि जी उनके लिए पाकिस्तान सबसे पहले। हालांकि वो ये बात करते रहे लेकिन उन्होंने बात को साबित कर दिया और झूठों की बात कर रहे हैं कि जी वो खिलाड़ियों को जो है वो पेड कैंपेन चला रहे हैं। तो मुझे ये बता दीजिए आप, वो कौन बेवकूफ लोग हैं, वो कौन अहमक लोग हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की, मेरा ख्याल है कि मैं उनके बारे में कहूंगा कि वो शायद इस तरह की ट्वीट करके, वो शायद इस तरह की कैंपेन चला करके जी खिलाड़ी जो है वो पेड कैंपेन चला रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए क्या इस टीम में जो है इमाद वसीम की जगह नहीं होनी चाहिए थी? क्या आप मुझे बता दीजिए कि आप कहते हैं कि जी 1.25 अरब रुपए हमने डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च किए हैं, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए थी? क्या आपकी इस टीम में खुर्रम मंजूर की जगह नहीं बनती? खुर्रम मंजूर नंबर 2 पर थे पाकिस्तान कप में। आपने जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो शर्जील खान को टीम में ले लिया, अपनी मर्जी से आप किसी को भी टीम में डाल लें, अपनी मर्जी से आप किसी के ऊपर कोई टैग लगा दें, फिर उसके बाद आप बात कर रहे हैं शान मसूद की। शान मसूद को आपने न्यूजीलैंड की टूर की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर भाई आबिद अली किस चक्कर में टीम के अंदर है? आखिरी 10 टेस्ट इनिंग में उनके क्रेडिट पर सिर्फ 152 रन हैं विदाउट अ हाफ सेंचुरी। वो किस बुनियाद पर टीम में जा रहे हैं? भाई मैं इधर आपसे 2-3 नाम और ऐड करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं, जैसे बात की डोमेस्टिक पे हमने 1.25 अरब खर्च किया, उसको नए यंगस्टर को भी चांस दे रहे और दिया भी इन्होंने हाल दो कुछ यंगस्टर को। लेकिन वेट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आपने जिसने 37 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया कामरान गुलाम, उस बेचारे का क्या कसूर था कि जिसको खिलाए बगैर आपने दोबारा टीम से बाहर कर दिया? इसी तरह इमाद भट्ट T20 में थे, अमर यामीन थे, ये भी प्लेयर कुछ ऐसे नाम है जिनको खिलाए बगैर दोबारा आउट कर दिया। तो कुछ जो पहले मैं इन पे बात करना चाहूँगा कि जिन प्लेयर्स को आपने रखा फिर चांस नहीं दिया और फिर बाहर कर दिया, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? कितना ये डेंजरस है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? कोई डेंजरस नहीं है, ये जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त बड़ी बड़ी जगहों पर लोग बैठे हुए हैं, वो जिन लोगों की सिफारिश से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, जब वो डिलीवर नहीं करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे? सारी उनकी तो कोशिश लोगों की आशीर्वाद लेने में, ज्यादा कोशिश जो है वो लोगों की चमचागिरी करने में और नौकरी लेने में है, तो काम तो वो कर नहीं सकते। अगर कोई आदमी काम कर सकता है तो उसको चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आदमी काम कर सकता है तो उसको सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिफारिश नहीं कराएंगे तो आप मेरिट के ऊपर काम करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं कि जी कामरान गुलाम जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड ब्रेक किया, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, उनको आपने जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज की 20 रूपनी टीम में रखा। लेकिन जब आप उनको जिम्बाब्वे ले जाने की बात करते हैं, उनको आप टीम से ड्रॉप कर देते हैं। अब आप किसको लेकर आ रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक को, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर 2 T20 मैचों में नाकाम हो गए। उनके लिए आपने कह दिया कि जी इनके अंदर टैलेंट है। और भाई वो जो टैलेंट का जिसने मुजाहरा किया, अपनी स्किल का मुजाहरा किया, परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो किधर गया? फिर आप बात कर रहे हैं कि जी हम एक साथ बहुत सारे लड़कों को चेंज नहीं कर सकते। आपने जो जाहिद महमूद हैं उनको T20 टीम से निकालकर शानदार डेब्यू के बावजूद उनको आपने टेस्ट टीम में एडजस्ट कर दिया। क्या यासिर शाह की भी पेड कैंपेन चल रही है, जिन्होंने खुद ये बात का इंदिया दे दिया कि जी मैं तो फिट हूँ? मैं इसी तरफ आने लगा था कि यासिर शाह की मैं बात करना चाहूँगा। ना इन्होंने कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की और उसको ज़राए के मुताबिक वो खुद कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ। तो ये क्या बंदरबांट नहीं लग रही कि किसी को T20 का सिलेक्शन दे दी? जिस तरह आपने खुद ही जाहिद महमूद का नाम ले लिया, मैंने ये आपसे क्वेश्चन करना ही था कि उसने परफॉर्म T20 में किया, आपने उसको शिफ्ट करके टेस्ट में डाल दिया। अच्छा, टेस्ट में डाल दिया तो उधर आपने अब 2 स्पिनर कैसे खिलाएं? आपने यासिर शाह को इंजरी का बहाना लगा के बाहर बिठा दिया। इसी तरह कुछ और प्लेयर्स की हम बात करते हैं, शर्जील को आपने डालना ही था, शर्जील को T20 में डाल दिया। इनकी कोच डिमांड फ़खर की कर रहे थे, अच्छा चले फ़खर को 2 कैसे ओपनर डाले, आपने उसको ODI में दे दिया। तो क्या अगर कोई प्लेयर कैपेबल है, उसके अंदर
कैपेसिटी है खेलने की, अच्छा परफॉर्मर है, तो क्या वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता? ये कैसे जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि एक प्लेयर को एक ही फॉर्मेट मिलेगा सिवाय 2-3 प्लेयर्स के? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान जही साहब, कोई सिलेक्शन का ना दायां है ना बायां है, ना आगे है ना पीछे है, ना कोई सोच है आपकी सिलेक्शन के अंदर। किस बुनियाद पर आपने हारिस सोहेल को टीम से ड्रॉप कर दिया? भाई हारिस सोहेल टीम टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर सके थे, ठीक है। वनडे क्रिकेट के तो वो टॉप परफॉर्मर है, वो कैसे टीम से बाहर हो गए? अब आपने दानिश अजीज को और सऊद शकील को टीम में डाल दिया, क्या ये आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे? किसको पुश करने के लिए आप ये चीजें कर रहे हैं? आप सरफराज को कैसे टीम में लेकर चल रहे हैं? अभी आपने अमाद भट्ट की बात की, आपने आमिर यामीन की बात की, भाई बिना खिलाए आपने उनको कैसे बाहर कर दिया? अगर आप इनको, इस मसला इस सिलेक्शन कमेटी का ये है कि जो खेल रहा है ना वो टीम से ड्रॉप हो रहा है। वहाब रियाज, शान मसूद, हारिस सोहेल, असद शफीक, उसके अलावा और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो टीम से ड्रॉप हो गए, यासिर शाह। लेकिन जो सरफराज अहमद की तरह पानी पिला रहा है हर टूर पे, उसको आपने जहाज में चढ़ाया हुआ है। आप शर्जील खान को ले जाना ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैच विनर क्या होता है मुझे ये बताइए, इस टीम में जितने खिलाड़ी मौजूद हैं, कितने मैन ऑफ द मैच इन लोगों ने लिए हुए हैं? जहां पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ती है वहां पर झाग की तरह बैठ जाते हैं। वर्ल्ड कप में आपको मैच किसने जिताया? अफगानिस्तान के खिलाफ। आपकी टीम तो अफगानिस्तान से जीत नहीं पा रही, वो मैच आपको इमाद वसीम ने जिताया, भाई उसकी रिस्पेक्ट कर लो, उसने आपको मैच जिता। आज वो कहीं भी मौजूद नहीं है, अब आप लेकर जा रहे हैं शर्जील को। भाई आपकी जो टॉप स्लॉट है, रिजवान के आने के बाद वहां पर वो जगह ही नहीं बनती, तो क्या बाबर आजम सेक्रीफाइस करेंगे? बाबर आजम क्या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे? अगर बाबर आजम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, अगर जो शर्जील खान है वो रिजवान के साथ इनिंग का आगाज करते हैं, आपको लगता है कि शर्जील जो है दूसरा रन ले सकते हैं रिजवान के साथ? उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट जो है इस बात की मुतकादी है कि वो भाग सकेंगे रिजवान के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ शर्जील डिलीवर नहीं कर सके तो कौन अपना मुंह लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मीडिया के सामने आकर अपनी गलती का तस्लीम करेगा? यहाँ पर तो कोई अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मिसबाउल हक की कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? आप मूसा खान को घुमाते रहे, ऑस्ट्रेलिया के टूर पर लेकर गए, इंग्लैंड के टूर पर लेकर गए, न्यूजीलैंड के टूर पर लेकर गए, ही इज नोवेयर। अब वो टीम में भी मौजूद नहीं है। उसके बाद आप नसीम शाह को लेकर आए, अब वसीम साहब कह रहे हैं जी हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर हैं, हमारी बड़ी अच्छी टीम है। हारिस रऊफ को आप रगड़े पर रगड़ा दिए जा रहे हैं। और भाई जो आदमी जिस जगह पर अपने आप को मनवा ले, वेल एंड गुड। आप उसको टेस्ट सीरीज में लंबी बॉलिंग करवा रहे थे नेट के ऊपर, वो जब आया T20 क्रिकेट में वो वहां पर बॉल ही नहीं डाल रहा था। तो बात दरअसल ये, कोई वकारीन उससे सवाल करे ना, भाई ये कहाँ गया मूसा, कहाँ गया नसीम शाह? आप धानी को लेकर आ गए। कोई अच्छा, मैं अपने यही भाई उसी में आपसे बात करना चाह रहा था। टेस्ट के अंदर मैं देख रहा था कि लास्ट 1-1.5 साल के अंदर हमारे कोई 12-14 प्लेयर चेंज किए गए। दुनिया क्रिकेट के अंदर पर्टिकुलरली टेस्ट के अंदर आपकी चेंजिंग जो होती है, सबसे आपकी स्टेबल जो टीम होती है वो टेस्ट की होती है। T20 तो ODI में फिर आप थोड़ा बहुत मार्जिन दे सकते हैं कि चले न्यू यंगस्टर भी आ गए, आपने न्यू फेसिस को ट्राई भी कर लिया। अभी मैं उस पर T20 पे भी थोड़ी लंबी बात करूंगा आपसे, लेकिन टेस्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि असद शफीक जो आपका टेस्ट का सबसे बेस्ट बैट्समैन था, आल्दो के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, फॉर्म में नहीं था, फॉर्म की आपने मिसाल दी कई प्लेयर्स के नाम लिए कि वो भी नहीं कर रहे, तो उसको बेचारे को नहीं खिलाया जा रहा। और जो आपकी बैकबोन रही टेस्ट मैचेस के अंदर यूनुस खान और मिसबा के जाने के बाद, उसको नहीं खिलाया जा रहा। इसी तरह फिर हमने देखा कि अभी यासिर शाह भी चले गए, फिर शान मसूद चले, परफॉर्म नहीं किया एक सीरीज़ के अंदर। तो ये तो बड़ी एक वेयर्ड और ख़तरनाक चीज़ सूरत हाल बनती जा रही है कि पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। ये तो मेरा ख्याल है फ्लूक लग गया था हमारा, वो स्पेल अच्छा हो गया हसन अली का या नुमान अली का, और आप वो मैचेस जीत गए। मैचेस तो दोनों फंस गए थे, टेस्ट मैचेस भी इवन। तो आप T20 सीरीज कौन से कन्विंसिंगली जीते हैं इरफान जही साहब, मुझे बताइए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन से आपने घोड़े खोल दिए थे? और आपकी टीम जिस तरह स्ट्रगल कर रही थी वो सबके सामने मौजूद है। टेलीविजन पर मैच आ रहे थे, कोई रिकॉर्डिंग तो हम देख नहीं रहे थे। और आप टेस्ट टीम की बात कर रहे हैं, वसीम से मैंने भी यही पूछा था, ये तो बहुत आसान काम है जो आप कर रहे हैं। आपने असद शफीक को टीम से बाहर कर दिया, आपने शान मसूद को टीम से बाहर कर दिया, आपने जो है वो यासिर शाह को टीम से आउट कर दिया, आपने जो है हारिस सोहेल को टीम से बाहर कर दिया, नसीम शाह को निकाल दिया, मूसा को निकाल दिया। ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन इन खिलाड़ियों को बनाएगा कौन? आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है मजाक बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और टेस्ट टीम को आप बनाने की बात कर रहे हैं। कोई भी टीम नहीं बना रहा। किसी के पास अगर सोच है तो वो टीम बनाएगा ना। जो खुद पर्चियों से आएगा वो तो भाई पर्चियों को ही भुगताएगा ना। वो क्या तजुर्बा करेगा, वो क्या टीम को लेकर चलेगा? जब आपने अच्छा काम किया हमने आपको सराहा। उस वक्त पेड कैंपेन नहीं चल रही थी, उस वक्त कोई नहीं कह रहा था कि जी पेड कैंपेन चल रही है। बात दरअसल ये है कि अगर आप अपने काम पर तवज्जो दें, आप इन चीजों पर तवज्जो दें, तनकीद तो होगी, ये थैंकलेस जॉब है, आप अच्छा करेंगे
तो आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा। अगर आप खराब करेंगे तो लोग आपको उड़ा कर रख देंगे। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर समझने और समझाने वाला कोई है नहीं। अब आप एक चीज देखो कि अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपने बुला लिया है शोएब मकसूद को, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, लोग उनको टीम में शामिल करने की बात कर रहे थे। आजम खान किस चक्कर में आए ये जरा मुझे बताइएगा। आजम खान ने कायदे ट्रॉफी में कितने रन बनाए हैं, आजम खान ने पाकिस्तान कप में कितने रन बनाए, आजम खान ने T20 कप में कितने रन बनाए हैं, आजम खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के 14 मैचों में जो 5 मैच खेले कोयटा ग्लैडिएटर से, उन्होंने कितने झंडे गाड़ दिए, कितनी सेंचुरियां स्कोर की, जरा मुझे बता दीजिए। उनको आपने किस लिए बुला लिया भाई? और उनके फिटनेस आप लेवल का बड़े मसाइल थे और इन्होंने कहा था 4 प्लेयर के नाम लिया था। आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर उनकी फिटनेस लेवल के मसाइल थे तो आप उनको टास्क देते। आप उनको कहते भाई घर में जिम करें, आप जाके जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग करें और आपको हम ये लेवल दे रहे हैं, आप इस लेवल को जो है मीट करें। लेकिन ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा। आजम खान को आपने किस चक्कर में बुला लिया? बेसिकली आप शर्जील को रास्ता नहीं बना रहे, आप आजम खान के लिए रास्ता बना रहे हैं। मुझे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपका इमर्जिंग विकेट कीपर किधर है? रोहेल नजीर। भाई रोहेल नजीर तो आजम खान खेलेगा। आप मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और कुछ नहीं कर रहे। जी, शो में एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा याया भाई, उसमें थोड़ी सी मैं ओडीआई की बात भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई मैचेस खेलने हैं, वो इंटरनेशनल जो आईसीसी हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर पॉइंट्स उसके शामिल होंगे। जब हम बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो उसमें कोई मिडिल ऑर्डर के अंदर नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम था पहले हमारे पास, हारिस सोहेल, अब वो भी नहीं है। तो ये न्यू साउथ शकील और इनके साथ आप कैसे देखते हैं कि ये किस तरह आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे और इतने बड़े जगह के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर खुदा न खास्ता इन दोनों लड़कों से परफॉर्म ना हुआ तो फिर हमें ये काफ़ी लंबा टाइम नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये कितना एक अनजस्टिफाइड चीज़ है किसी भी नए प्लेयर के साथ। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की बात की कि उसको 2 मैचेस खिलाए, आल्दो के कैरी कर रहे हैं, शायद उनकी आंख का तारा है, वो उसको खिला रहे हैं, बट नॉर्मली 90% केसेस के अंदर तो जब कोई एक आधे मैच में परफॉर्म नहीं करता तो हमें वो 3-3 साल नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान आप, और मुझे तो कोई तैयारी नजर नहीं आ रही, मुझे तो कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। आपकी टीम होम ग्राउंड के ऊपर जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का मैच हार चुकी है, और जुनूबी अफ्रीका की टीम में ठीक है फाफ डुप्लेसी नहीं है, लेकिन उनकी अपनी कंडीशन में अपने ग्राउंड पर उनकी टीम बुरी नहीं है। आपके लिए बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी, और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी टीम मुंतखब हुई है, मिडिल ऑर्डर आपके कितने जो है वो मुस्तहकम हाथों में है, बिल्कुल भी मुस्तहकम हाथों में नहीं है। अगर आपको याद हो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज, जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, या टेस्ट सीरीज या T20 सीरीज, वहां मिडिल में आपको जो है वो फहीम अशरफ बचाते रहे हैं, और फहीम अशरफ जो है अब उनको जुनूबी अफ्रीका ने ठीक ठाक होमवर्क कर लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि फहीम अशरफ रन कैसे करते हैं, और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि जी फहीम अशरफ जो है उनकी परफॉर्मेंस के पीछे उनका हाथ है। तो भाई ये हाथ जो है वो क्यों शान मसूद के पीछे नहीं है, हारिस सोहेल के पीछे नहीं है, असद शफीक के पीछे नहीं है, हमारे बल्लेबाजों के पीछे नहीं है, आपके आबिद अली के पीछे क्यों काम हमें करते हुए दिखाई नहीं दे? आपकी ना कोई प्लानिंग है, ना आपकी कोई मंसूबाबंदी है, ना आप किसी चीज के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर ये क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज है, मुकम्मल तौर पर ये सिलेक्शन कमेटी एक्सपोज है, और इनसे अच्छे तो मिसबाउल हकी थे, वो एक वक्त में 2-3 जॉब्स कर रहे थे। वो बहरहाल अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पर किसी चीज की होती नहीं है, आपके सामने है। तो ये सारी वो चीजें हैं इरफान सदीक साहब जो सबको दिखाई दे रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इस सीरीज के बाद हमको व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में मुकाबला करना है, उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज के अंदर वेस्ट इंडीज से मुकाबला करना है, और आने वाली सीरीज हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। और अगर इसी तरह सिलेक्शन के ऊपर तनकीद होती रही, अगर वसीम इसी अंदाज में जो है वो टीम को मुंतखब करते रहे, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि आप एक और चीफ सिलेक्टर को तब्दील होता हुआ। अच्छा याया भाई, मैं थोड़ा अब T20 की बात करना चाहूँगा क्योंकि बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप है। मैं तमाम सीरीज़ देख रहा था कि तमाम टीम सब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इंग्लैंड और में इंडिया की सीरीज़ रिसेंटली देखी, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबले हुए और उनकी टीम काफ़ी बैलेंस और सारी बड़े, उनके लग रहा था कि यही लड़कों के साथ प्रॉब्ली वो वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे। इसी तरह श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का हमने देखा, पोलार्ड का देखा है, उसने अपने तमाम मेन प्लेयर बुला लिए हैं, ठीक है, उसने गेल वगैरह को भी बुला लिया जो पहले टीम का पार्ट नहीं थे, और बड़ी एक टीम उनकी जल और बड़ी मोमेंटम के साथ नज़र आती जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पाकिस्तानी टीम देखते हैं तो हर सीरीज़ में चेंज होती जा रही है। 2 आपके वर्ल्ड कप आ रहे हैं, T20 आगे बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने 2-3 सीरीज़ के बताया,
तो ये किस तरह प्रिपरेशन हो रही है, हमें नज़र नहीं आ रहे कि किस किस ट्रैक पे जाना है, किसको खिलाना है, इवन अगली सीरीज़ का नहीं पता। तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को कैसे देख रहे हैं आप फिर? इरफान भाई साहब, कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन, कोई मंसूबाबंदी है कहाँ इधर? मुझे आप बता दीजिए। आपने किस बुनियाद पर अजहर अली को टीम की कप्तानी से अलग कर दिया? कोई आपके पास लॉजिक है? कोई आपके पास कोई इसकी रीजन है? मुझे तो बाबर आजम भी दिखाई नहीं दे रहे। बाबर आजम तो अपने आप को डिलीवर ही नहीं कर सकते। बाबर आजम तो खड़े नहीं हो सकते बोर्ड के सामने, क्योंकि जिस दिन बाबर आजम बोर्ड के सामने खड़े होगा वो टीम में भी नहीं होंगे। और उनका सब्सटीट्यूट आपको पता है कि रिजवान की शक्ल में बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो पर बाबर आजम अगर इस सिलेक्शन के साथ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो टीम को डिलीवर नहीं करा सके, तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट वो कप्तान तो है ग्राउंड के अंदर। मिसबाउल हक तो देर आया दुरुस्त आया, वो तो बस उस वो कहते हैं ना, खूंटी के ऊपर लगी हुई शर्ट की तरह है, जो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो मिसबाउल हक तो मेरा मतलब है कि कहीं भी नहीं थे, उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीजें जो है वो खींच ली गई हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो जिस अंदाज में चला रहा है, अपने ऊपर तो वो कुछ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले अजहर अली को हटाया, फिर मिसबाउल हक को हटाया, बाबर आजम को भी कल हटा देंगे। एक आपके पास वर्ल्ड प्रोडक्ट मौजूद है, वो भी न 3 में रहेगी न 13 में रहेगी, आपके सामने आ जाएगा। आपने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस जब वो पाकिस्तान टीम में 2015 में आए, 2015 से 2020 तक 5 साल वो एक ही नंबर पर खेलते रहे। कोई एक साल आप मुझे बता दें, कोई एक बैट्समैन बता दें, कोई एक बॉलर बता दें कि जो मुस्तकिल बुनियादों पर एक ही जगह डिलीवर करता रहा। हमने जनूबी अफ्रीका की सीरीज में उनको देखा कि उन्होंने अपने नंबर को सेक्रीफाइस किया। यहाँ से बाबर आजम का डाउनफॉल आप समझ लें कि स्टार्ट नहीं हो तो गया। इसका क्रेडिट सर, याया भाई, इसका क्रेडिट तो सारा मिकी आर्थर और सरफराज को जाता है ना, जिसने इसको बनाया, बाबर को बनाया। तो अब मेरा अगर सरफराज की बात करें, तो जिस तरह हम सबको नज़र आ रहा है कि बाबर अगर खुदा न खास्ता आउट होते हैं तो फिर अगला कैप्टन रिजवान है, तो सरफराज का फ्यूचर भी इसमें कैसे देखते हैं कि वो भी आपको मेरा ख्याल है नज़र नहीं आएंगे कहीं? देखिए, सरफराज को ये लेकर तो जा रहे हैं। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वसीम की, बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही थी। उन्होंने कहा दुनिया में एक विकेट कीपर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम में बटलर की विकेट कीपिंग करते हैं, जॉनी बैरस्टो एज ए बैट्समैन खेलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। अगर आप इंडिया की मौजूदा टीम की बात करते हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज T20 सीरीज खेल रही थी, वो 3 विकेट कीपर के साथ एक्शन में थे। तो बिल्कुल आप सरफराज को एज ए बैट्समैन क्यों नहीं खिलाते? वो भाई जो कप्तान अपनी कप्तानी में दूसरों को बल्लेबाजी का मौका दे रहा था, वो कौन सा इस नंबर पर आकर जो है वो डिलीवर करेगा? आप पाकिस्तान सुपर लीग में आपकी परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए। फास्ट बॉलिंग पर सरफराज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए इफ्तिखार को, लेकिन फास्ट बॉलिंग पर वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो आज वो टीम में भी होते, आज वो टीम के साथ खेल भी रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि आपकी पंजाबी में वो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ खुद को भी मरने का शौक था। तो सरफराज अगर आज यहाँ पर मौजूद है तो अपने फैसलों की वजह से, अपनी सोच की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, वो बल्लेबाज की हैसियत से टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए थे जब वकार यूनुस उनको लिफ्ट नहीं करा रहे थे। आप रिजवान की अगर बात करते हैं, रिजवान विकेट कीपिंग पर पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। आज रिजवान को अगर पाकिस्तान खिलाड़ी कहते हैं, अगर एक कैटेगरी उनको दी गई है तो उनकी बैटिंग की वजह से दी गई है। तो सरफराज बैटिंग कर ले, हालांकि मैं सरफराज को रिजवान से ज्यादा बेहतर बैट्समैन समझता हूं। नहीं, मैं कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफराज का पर्टिकुलरली पूछना चाह रहा था कि जिस तरह उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई और 2 साल पाकिस्तान को नंबर 1 रखा T20 में, तो उस लिहाज से क्या आप समझते नहीं है कि एक ऐसा कैप्टन था जो पाकिस्तान को मजीद 3-4 साल सर्व कर सकता था, कि जब हम ट्रायल और टेस्टेड किस्म के कैप्टन चलाई जा रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि वक्त गुजर गया है मेरा ख्याल है, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। मेरा ख्याल है कि सरफराज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एज ए कैप्टन बड़ी खिदमात हैं। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि वहाँ पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी का बड़ा मरकजी और कलीदी किरदार रहा। लेकिन बहरहाल सरफराज के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप पीछे जाएंगे, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सरफराज का कॉन्फिडेंस रगड़ के रख दिया। वो कहते हैं ना, बच्चे जो है किसी चीज को मलिया मेट कर देते हैं, बिल्कुल फेंक देते हैं। तो सरफराज को तो इस क्रिकेट बोर्ड ने उठाकर फेंक दिया है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ इनको साथ लेकर चल रहे हैं। और ये जून में आप देखिएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी अनाउंस होगी, सरफराज आई डोंट थिंक सो कि बी कैटेगरी में जो है वो रहेंगे, और टीम में भी मुझे नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल में। अच्छा, लास्टली यही भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा PSL के हवाले से। PSL की अब विंडो का अनाउंस कर दिया, प्रॉब्ली 23 मई से स्टार्ट होगी, और जो इंग्लैंड की कंपनी है वो अब बायोस्फीयर को, बबल को मॉनिटर करेगी और वो लेके चलेगी। अब उसको कैसे देखते हैं, इस ह्यूमर्ड और गर्मी के अंदर PSL कराना और इस दूसरी आउटसोर्स कंपनी का इसको कंडक्ट करवाना, इस सारे सिनेरियो में कैसे देखते हैं? PCB का अब रोल क्या देखते हैं आप इसमें?
देखिए इरफान तरीक साहब, बात दरअसल ये है कि पीसीबी का रोल इसमें ये है कि आपको हर हाल में इस पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट करना है बिफोर अगस्त, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस साल आपने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड पर होस्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग नहीं करा सके तो फिर गैर मुल्की टीमें तो पाकिस्तान नहीं आएंगी। आपको जो है वो एक ये कह लें कि डेमो देना है, आपको एक ड्रेस रिहर्सल करनी है इस पाकिस्तान सुपर लीग के 20 मैचों को कराकर दुनिया को बताना है कि जी यहाँ पर साउंड एंड सिक्योर है, बायोसिक्योर बबल जो है वो वाकई बायोसिक्योर बबल है, और वो जो है वो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की टीमों को पाकिस्तान नहीं आना होता तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग जो है आप आगे भी लेकर जा सकते थे। लेकिन बुनियादी तौर पर आपके स्टेक्स बहुत हाई हैं, आपको मुस्तकबिल में गैर मुल्की टीमों को होस्ट करना है, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आप पाकिस्तान सुपर लीग को साउंड एंड सिक्योर करवा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया याया भाई आपके कीमती टाइम का। होपफुली हम फ्यूचर में भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी कि होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर देते रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।